कृषि क्षेत्र में सुधार कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है, तो आज हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या सुधार किए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से 3 अधिनियम पारित किए हैं। ये 3 अधिनियम निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, ये जो अधिनियम है ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनका विरोध किया जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये कानून लाए क्यों गए, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनमें ऐसे कौन से प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से इनका विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला, सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। तो किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से ये सुधार लाए गए हैं जिससे किसानों के लाभ को बढ़ाया जा सके। दूसरा, वर्तमान में जो कृषि एवं घटते हुए लाभ की समस्या से ग्रसित है, साथ ही किसानों के ऋण में भी बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। तो किसानों के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए ये जो कृषि है इसको लाभकारी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए ऐसे सुधार किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में एपीएमसी की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन एपीएमसी में भी बहुत सारी समस्याएं विद्यमान हैं, इसीलिए ये सुधार किए गए हैं। एपीएमसी जो था इसमें पहले प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी एरिया में रह रहा है तो उससे संबंधित जो एपीएमसी मंडी है या एपीएमसी के द्वारा अगर किसी अन्य मंडी को नोटिफाइड किया गया है तो वहां पर जाकर किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं, लेकिन केवल वहीं पर बेचा जा सकता है जो उसकी मंडी निर्धारित की गई है। इसके अलावा कोई विकल्प अन्य नहीं दिया गया था। और साथ ही ये भी था कि एपीएमसी के थ्रू जब अपनी फसलों को बेचने जाता था किसान तो वहां पर विभिन्न प्रकार के बाजारी शुल्क भी लगते थे, जिससे किसान को जो लाभ प्राप्त होता था उसमें कमी हो जाती थी। साथ ही ये भी देखा गया कि एपीएमसी में सीमित मंडी का प्रावधान तो था ही, सीमित व्यापारियों का भी प्रावधान था। व्यापारियों ने आपस में समूह बना लिया था। यदि कोई नया व्यापारी उसमें प्रवेश करना चाहे तो उसे आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता था। यदि लाइसेंस मिल भी जाए तो उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। साथ ही एपीएमसी में पारदर्शिता का भी अभाव देखने को मिल रहा है और भ्रष्टाचार भी काफी बढ़ गया, इसलिए सुधार की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जो एपीएमसी था वो किसानों के कल्याण हेतु लाया गया था, लेकिन यही किसानों के शोषण का कारण बन गया। बाद में इसमें संशोधन भी किया गया। नया मॉडल एपीएमसी एक 2003 में लाया गया, उसके बाद 2017 में भी लाया गया, लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा इन प्रावधानों को स्वीकार किया गया, अर्थात इम्प्लीमेंटेशन जो था वो सही तरीके से नहीं किया गया, इसीलिए सुधार की आवश्यकता पड़ी। साथ ही स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए भी सुधारों की आवश्यकता थी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 का था उसमें भी अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि ये जो एक्ट था ये उस उद्देश्य से लाया गया था कि मूल्य को स्थिर बनाए रखा जा सके और मांग और आपूर्ति बराबर बनी रहे। लेकिन इस अधिनियम की वजह से ये देखा गया कि इसने मूल्य अस्थिरता को और अधिक बढ़ा दिया। ये जो सुधार किए गए हैं इसमें कानून लाने संबंधित व्यवस्था से ही कई चिंताएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इसमें पहली चिंता ये है कि ये संघीय भावना के विरुद्ध माना जा रहा है, क्योंकि जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है और नियमानुसार यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल सलाह देना चाहिए। जो कानून है वो केवल राज्य सरकार के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप है, इसी वजह से इसे संघीय भावना के विरुद्ध कहा जा रहा है। दूसरा, इसे अविवेकपूर्ण प्रयास भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो
कृषि है उसे राज्य सूची में शामिल इसलिए किया गया था कि स्थानीय स्तर पर अनुकूल कदम समय समय पर उठाए जाएं। बेहतर सुधार जो है वो स्थानीय स्तर से ही किया जा सकता है। मतलब बॉटम टू टॉप मॉडल की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर टॉप टू बॉटम मॉडल को अपनाया गया, इसीलिए इस प्रयास को अविवेकपूर्ण प्रयास भी कहा जा रहा है। तीसरी इससे जुड़ी चिंता ये भी है कि संसद जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है वहां पर इस बिल के बारे में व्यापक चर्चा नहीं की गई। चौथा, कृषि क्षेत्र से जुड़े जो हितधारक हैं उनसे भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई, जैसे कि कृषि उत्पादक संगठन जो हैं इनसे चर्चा नहीं की गई है। अब हम पहले अधिनियम के बारे में बात करेंगे कि ये अधिनियम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं। पहला अधिनियम है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। कृषि को दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, उत्पादन क्षेत्र और बाजार क्षेत्र। ये जो कानून है इसका उद्देश्य क्या है? बाजार व्यवस्था में सुधार करना, अर्थात बाजार क्षेत्र जो है वहां पर सुधार करने के उद्देश्य से ये कानून लाया गया है। इस कानून के तहत एपीएमसी से इतर विकल्प की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिससे किसानों को लाभ मिले, क्योंकि क्या होगा, जब विकल्प बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो गुणवत्ता और उत्पादन में भी वृद्धि होगी और इससे किसानों के लाभ में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला जो प्रावधान है वो उपज का व्यापार संबंधित प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अब किसान केवल जो निर्धारित मंडी होती थी उसमें ही नहीं बल्कि एपीएमसी से बाहर अन्य खरीदारों को भी अपनी उपज बेच सकते हैं। इंट्रा और इंटर स्टेट में भी अपनी उपज को बेचा जा सकता है। दूसरा प्रावधान क्या किया गया है? ई ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का। मतलब अब ई ट्रेडिंग के माध्यम से किसान केवल मंडी में ही नहीं बल्कि अन्य खरीदारों को देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकते हैं। पहले क्या था, जो ई नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया था उसके थ्रू केवल पूरे देश में तो बेचा जा सकता था लेकिन केवल एपीएमसी में ही बेचा जा सकता था। अब एपीएमसी और जो अन्य खरीदार हैं सभी को बेचा जा सकता है। सरकार के द्वारा जो न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है उसमें ये कहा गया है कि अब एपीएमसी की तरह इनमें किसी भी प्रकार का बाजार शुल्क या उपकर नहीं लगेगा। अब इस अधिनियम के आने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो उपज के व्यापार हेतु विकल्प बढ़ेंगे और जब विकल्प बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से कीमतें बढ़ेंगी। बाजार शुल्क में छूट होने से भी लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि किसानों को पहले शुल्क जो पे करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो वन नेशन वन एवरीथिंग की बात करती है। यहाँ पर पे भी गवर्नमेंट ने क्या कहा है? वन नेशन वन एग्री मार्केट। उद्देश्य ये है कि पूरे देश में प्राइस जो है वो एक समान रहे, इसलिए ये जो कानून लाया गया है इसके तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि एकल बाजार बनने की संभावना लगाई जा रही है। मतलब यहाँ जैसे लास्ट ईयर क्या था, 2019 में आगरा में जो 1 क्विंटल चावल की कीमत थी वो 2,000 रुपए थी, लेकिन गंगटोक में कितनी थी? 5,000 रुपए पर क्विंटल चावल की कीमत थी। मूल्य में इतनी ज्यादा भिन्नता थी क्योंकि एक सीमित एपीएमसी मंडी में अपनी फसलों को बेचा जा सकता था तो सभी किसानों को उचित लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब किसी भी एपीएमसी में बेचा जा सकता है और अदर जो न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर भी बेचा जा सकता है। तो एकल बाजार बनने की संभावना लगाई जा रही है। एपीएमसी में जो विद्यमान कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं, क्योंकि अब एपीएमसी को न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इससे एपीएमसी में ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो करप्शन है वो कम होगा। फिर भी इस जो अधिनियम है इसमें कई कमियां भी हैं जिसकी वजह से किसानों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। बिचौलियों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो बिचौलियों की भूमिका होती थी इस अधिनियम के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अब बात करेंगे कि इसका विरोध किया क्यों जा रहा है, क्या ऐसे प्रावधान है। तो पहला, यहाँ पर कहा जा रहा है कि
यदि न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब अन्य खरीदार आ जाते हैं, तो एमएसपी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी जो है वो एपीएमसी के द्वारा, एपीएमसी जो मंडी होती है उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्धारित तो करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, लेकिन उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। यदि न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बिक्री की जाएगी तो वहां पर एमएसपी नहीं रहेगा। एमएसपी एक आधार है, इसलिए किसान चाहते हैं कि ये बना रहे, मतलब कोई भी खरीदार हो मिनिमम आधार एक तय रहेगा। लेकिन यहाँ पर किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि नए विकल्प के आने से एमएसपी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी का कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, और जो इसकी अनुशंसा करती है सीएसीपी, उसका भी कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। दूसरा कारण क्या है कि इसका विरोध किया जा रहा है, तो जो एपीएमसी एक्ट लाया गया था उसके द्वारा जो एपीएमसी मंडीज होती थी वो रेगुलेट होती थी। जो मंडियों को कौन रेगुलेट करता था? एपीएमसी एक्ट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी। बट जो न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इनके लिए किसी भी प्रकार के रेगुलेटर का प्रावधान नहीं किया गया है, और इसलिए भी विरोध किया जा रहा है कि कानूनों में बदलाव मात्र से सुधार नहीं होगा जब तक कि बेहतर क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। इस कानून में एक और कमी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि चूंकि एपीएमसी को इसमें बाजार क्षेत्र कहा गया है और जो अन्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनको व्यापार क्षेत्र कहा जा रहा है। जो बाजार क्षेत्र है उन्हें कौन रेगुलेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो व्यापार क्षेत्र है उसे कौन रेगुलेट करेगा? चूंकि ये कॉन्सेप्ट दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। मतलब कृषि क्षेत्र का जो बाजार क्षेत्र होगा उसे उसका दोहरा विनियमन देखा जाएगा, और दोहरा विनियमन जब होगा तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और बेहतर व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एपीएमसी में शुल्क व्यवस्था जो है वो अब भी लागू रहेगी, लेकिन जो नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जो नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट लाया गया है, उनमें प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का शुल्क या उपकर नहीं लगेगा, क्योंकि ये राज्यों के लिए एक बड़ा राजस्व का स्रोत होता है। अगर ये शुल्क नहीं लगेगा या फिर अन्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि बिक्री ज्यादा हो गई और एपीएमसी का यदि प्रभावित हो गई तो राज्यों का राजस्व स्रोत भी प्रभावित होगा। अन्य दो अधिनियम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है।